ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। यह नित्य हम दैनिक पंचांग 5 भागों में प्रस्तुत किया करते हैं और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप लघु पंचांग के रूप में नित्य अलग से प्रस्तुत होता रहा है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम आपके आप तक YouTube के माध्यम से और सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पंचांग की ओर, जो कि 5 भागों में है। स्वागत है आपका पहले भाग में। दिनांक 3 मई 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और 5126वां कलियुग का वर्ष। सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त 6:21 पर, सनराइज एट 5:12 AM, सनसेट एट 6:21 PM। दिशा शुल पूर्व है, फिर भी उस दिशा में अगर यात्रा करने की बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर आप यात्रा में शुभता बना सकते हैं। पंचांग के 5वां अंग वार शनिवार, तिथि प्रातः 7:51 तक खष्टी, उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र दिन के 12:34 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य, योग देर रात्रि 1:41 तक सूल, उसके बाद गंड अशुभ, और करण प्रातः 7:51 तक तैतिल, उसके बाद रात्रि 7:28 तक गर्भ, फिर वनीच। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ की का वास देखते हैं कि आज भोलेनाथ कब तक है। तो जब तक खष्टी है यानी 7:51 प्रातः तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तत्पश्चात वे भोजन पर जाते हैं, जो कि अशुभ है। चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में भोलेनाथ को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक, अमृतकाल दिन के 10:13 तक से 11:47 दिन तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 7:51 से दिन के 12:34 तक। रवि योग प्रातः 5:12 से 12:34 दिन में तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:51 तक और गोधूली बेला संध्या 6:20 से 6:42 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:08 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:29 से 10:08 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 5:12 से 6:50 तक। यमगंड अपराह्न 1:25 से 3:04 तक और वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 8:40 से 10:18 तक। अन्य अशुभ मुहूर्त भद्रा, गंडमूल, पंचक आज नहीं है। यहाँ यह बताते चले कि अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे ज्यादा अशुभ हुआ करता है। इसलिए इसकी अशुभता के मद्देनजर, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनके जीवन में अशुभता कम से कम रहे, हमने और वह किसी भी योजना का अग्रिम प्लानिंग कर सकते हैं, अग्रिम योजना बना सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। और इसलिए राहु काल का जो साप्ताहिक कैलेंडर है वो हमने अलग से वीडियो डाला है। थोड़ा सा मिनट का अंतर हो सकता है कुछ, लेकिन साप्ताहिक कैलेंडर हमने पोस्ट किया है और वह आपके लिए उपयोगी होगा अब अग्रिम प्लानिंग करने के लिए, अग्रिम योजना बनाने के लिए किसी कार्य का। और उस अशुभ मुहूर्त को छोड़कर, हाँ, यदि राहु काल में यदि कोई काम आप आरंभ करते हैं कि पहले राहु काल आरंभ होने के पहले यदि कोई आरंभ है तो वह जारी रह सकता है। राहु काल उससे
प्रभावित नहीं होगा। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर, ग्रहों के गोचर पर जिसे कहते हैं। यह स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का लिया हुआ है। सूर्यदेव से लेकर सभी ग्रहों का अंशानुसार यदि देखें तो सूर्यदेव, मंगल देव तथा शुक्र देव ज्यादा फलदायी है और अन्य ग्रह पूरा कमजोर पड़ रहे हैं। चंद्रदेव अपनी राशि बदलने के लिए तत्पर है क्योंकि वे 29 अंश पर चल रहे हैं और मिथुन से ये अपनी ही राशि में, कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल नीच बनकर विराजमान है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, अब जो है जब चंद्रदेव मिथुन राशि से निकलेंगे, अपनी ही राशि में पहुंचेंगे, तो स्व राशि में 1 ग्रह जाएंगे और सम राशि में 1 ग्रह घटेंगे। इस प्रकार बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में है जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र देव मीन राशि में है जिसके स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। और इस प्रकार हम कहें, बृहस्पति देव के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है, बुध देव के राशि में 2 ग्रह है और सूर्य और शनि देव को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि हम ग्रह को देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। ये स्व नक्षत्र में जो ग्रह हैं वे क्रमशः बुध देव तथा शनि देव। चंद्र राहु केतु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष चंद्र राहु केतु को छोड़कर अन्य ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। ग्रहों के गोचर मई 2025 को हम देखें, जो आपके सूचना के लिए हमने रखा है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन 15 मई 2025 को है। वहीं राहु देव का और केतु देव का 18/5 को मीन रूप से है, औसत रूप से, और सही मायने में 29 मई से है। बुध देव का गोचर अब मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। सूर्य देव मेष राशि से वृषभ में जाएंगे, शुक्र की राशि में, जहां जो दुश्मन की राशि है। राहु देव मीन राशि से शनि की राशि में आएंगे और केतु देव कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे, सूर्य देव की राशि में आएंगे। बुध देव मीन राशि से मेष राशि में और शुक्र देव भी मीन राशि से मेष राशि में भ्रमण करेंगे इन तिथियों को। उदाहरण स्वरूप सूर्य देव 15/5 को, बुध देव 23/5 को और शुक्र देव 31/5 को। राहु देव और केतु देव सही मायने में 29/5 को और औसतन 18/5 को। तो ये रहा हमारा ग्रहों के गोचर की स्थिति। अब हम आपको ले चलते हैं, इस प्रकार हमारी पहले भाग की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, दैनिक पंचांग का दूसरा भाग। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। यह इसे तारा बल कहा जाता है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार हम इसे देखते हैं। और ऐसे भी कहें, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी।
क्योंकि समझने के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम इस फल देखते हैं। इसे नव तारा चक्र भी कहा जाता है और चंद्र से जो स्थिति होती है उसे तारा बल कहा जाता है। नव तारा चक्र पर हमने अलग वीडियो आपके ज्ञानवर्धन हेतु तथा इसे समझने हेतु और उपयोग करने हेतु हमने डाला है, ताकि आपके जीवन में अपने जीवन को भी पहचान सकें और आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को अग्रिम रूप से जान सकें, ताकि आप आंतरिक रूप से अपने आप को मजबूत किए रहें शुभता और अशुभता के प्रति। जरूर देखें और आपके सुझाव पर हमने कुछ एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है कि कैसे हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा ताराबल के अनुसार हम अपने आप को जान सकते हैं, दशा का फल जान सकते हैं, पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर है उसके बारे में जान सकते हैं, या जिस व्यक्ति से हमारा संपर्क है हो रहा है किसी भी संदर्भ में उसके बारे में जान सकते हैं कि वो हमारे लिए सुखदायी है या असुखदायी है। और सारे रिश्ते नाते के बारे में हम उससे जान सकते हैं। तो जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा तथा उपयोगी होगा। और तारा बल जो है चंद्रमा के गोचर से के अनुसार देखा जाता है। संक्षेप में हम आपको बता दें नवतारा चक्र और तारा बल के बारे में कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र की जो क्रम संख्या है वो निर्धारित है 1 से 27 तक। उनका अंक जो है वो एक तरह से फिक्स्ड है, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं। और चूंकि नक्षत्र के मन ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी ग्रह जो फल देते हैं नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, इसलिए ग्रहों को नक्षत्रों का समूह तो नक्षत्रों का संख्या 1 से 27 तक निर्धारित है और ग्रहों को जो क्रम संख्या बनाई गई वह महादशा के अनुसार बनाई गई। यानी महादशा का जो क्रम है ग्रहों का, उसी क्रम में ग्रहों को रखा गया 1 से 9 तक। पहला ग्रह केतु से आरंभ होता है, दूसरा सूर्य शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। तो ये ग्रह की सूची रही। अब नक्षत्रों को 1 से 9 की संख्या के नक्षत्र को एक श्रेणी में रखा गया, दूसरे श्रेणी में 10 से 18वां नक्षत्र को रखा गया और तीसरे श्रेणी में 19वां से 27वां तक रखा गया। और इस प्रकार हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को का स्वामित्व केतु को दिया गया और इसी क्रम में सभी नक्षत्रों के समूह को का स्वामित्व अलग अलग ग्रहों को क्रमानुसार दिया गया। इस प्रकार कहें, पांचवा नक्षत्र समूह जो बने मृगशिरा चित्रा श्रविष्ठा बने, जो कि इनका स्वामित्व मंगल को दिया गया। नौवां नक्षत्र समूह जो बना उसका स्वामित्व वो अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती का हुआ, जो कि 9, 18 और 27वां नक्षत्र हुए, उनका स्वामित्व बुध को दिया गया। फलित करने के लिए अब विशेष यहाँ यह बहुत ही उपयोगी है यह जानकारी जो हम अब दे रहे हैं। फलित करने के लिए हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उन नक्षत्र समूह के स्वामी के से हम गिनती आरंभ करते हैं, गणना आरंभ करते हैं, यानी वे पहला ग्रह होते हैं। ग्रहों की क्रम संख्या केतु से आरंभ हो रही है, लेकिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म पत्रिका में, जो उस नक्षत्र समूह के स्वामी से हम गणना आरंभ करते हैं, पहला ग्रह वही होता है। और पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं क्योंकि जन्म का है, उसमें खुशियां भी होती है, विषाद भी होते हैं, तकलीफ भी होती है। और तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र समस्या देते हैं, बाधा देते हैं, पीड़ा देते हैं, इसलिए उनका नाम क्रमशः विपत प्रत्ययी और नैधन्य हुआ करता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र जो
समूह के स्वामी हुए, जो ग्रह बने, वे शुभ फलदायी होते हैं। 8वां और 9वां विशेष शुभ फलदायी होते हैं। और इसी पर नव तारा चक्र आधारित है, इसी पर तारा बलम आधारित है। अब आज का ही पंचांग देखते हैं। चंद्रमा 12:34 तक पुनर्वसु में, जो बृहस्पति के हैं, और उसके बाद पुष्य में, जो शनिदेव के हैं। तो 12:34 तक अगर हम फल देखें तो जो कॉलम है, यानी इस कॉलम को हम चंद्रमा के गोचर के अनुसार देखते हैं। ये दोनों कॉलम को, यानी 12:34 तक जो समय है, ये पुनर्वसु का है। और इसमें हम इस कॉलम को देखते हैं, और जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपके जिस नक्षत्र में है, वहां से हम कॉलम को मेल कराते हैं, रोग के अनुसार उस कॉलम में आते हैं और फल देखते हैं कि आज का फल कैसा होने वाला है। हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि यदि मेरा जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है या स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो जो पहला अंतराल है 12:34 तक, वो संपत का है। यहां से हम जब अपने रूम में देखते हैं तो ये संपत का है, और वहीं यह विपत का है। उसके बाद यदि हम इस तारा बल को पहले से देख लें, तो हम किसी भी कार्य करने के लिए में सावधान रहेंगे, वाहन चलाने में सावधान रहेंगे, कोई भी लेन देन, कोई भी काम करने में थोड़ा सावधानी रखेंगे, ताकि अशुभता कम नहीं नगण्य हो, अशुभता अपरंपार हो। तो इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। अभी तक हमने देखा कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में होते हैं, उसके फल कैसे दे रहे हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे, ले चलते हैं जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है, उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो चूंकि चंद्रमा आज मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे, और ये संध्या 6:37 तक चंद्रमा मिथुन राशि में है, और उसके बाद कर्क राशि में, अपनी ही राशि में। तो जब तक मिथुन राशि में है, तब तक मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि वालों के लिए शुभ संदेश है, दिन उत्तम रहने की संभावना है। वहीं तत्पश्चात वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ राशि वालों के लिए शुभता के संदेश, संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे हमारे राशि के अनुसार चंद्रदेव का जो राशि है, आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार। तो मिथुन राशि में चंद्रमा 6:37 तक, उसके बाद वे अपने स्व राशि में कर्क राशि में आकर थोड़ा बल प्राप्त हो रहा है उनका, अपनी ही राशि में। तो ये रहा हमारा चंद्रमा का राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसे चंद्रबलम कहा जाता है। अब हम आपको अगले भाग में ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। यह चौघड़िया ज्योतिष समय बताता है, अंतराल बताता है, किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए कौन से शुभ समय है, कौन सी अवधि अति उपयुक्त है, और कौन सी अवधि अनुपयुक्त है, यानी बिल्कुल ही घातक है, अशुभ फलदायी है। चौघड़िया इसे किसी भी शुभ और अशुभ काम करने के लिए किया जाता है, इसके उपयोग। और चाहे पूजा पाठ हो या कोई मुहूर्त देखना हो आदि के लिए यह उपयोगी होता है। यदि कोई जातक कोई मुहूर्त नहीं देख सके, तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता अधिक होने के कारण हमने वीडियो
इसका पूरा विवरण आपके ज्ञान अर्जन हेतु, ज्ञानवर्धन हेतु और उपयोग करने हेतु, आपके जीवन में शुभता लाने हेतु हमने अलग से वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पोस्ट किया है। आप जरूर उसे देखें। संक्षेप में हम बता देते हैं कि कुल 8 प्रहर होते हैं दिन के, 8 प्रहर रात के, और किंतु 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया हुआ करता है किसी भी दिन का, वही चौघड़िया फिर अंतिम चौघड़िया हुआ करता है दिन का भी और रात का भी। यानी दिन के आदि में जो चौकड़िया है, दिन के अंत में भी वही है। रात्रि के आरंभ में जो चौकड़िया है, रात्रि के अंत में भी वही चौकड़िया हुआ करता है। तो सप्ताह के 7 दिन 7 चौकड़िया, यानी सातों चौकड़िया का संबंध 7 सप्ताह के दिनों से है। अलग अलग चौकड़िया का अलग अलग दिनों से संबंध है। और हर सप्ताह के दिनों के का जो शासक ग्रह है, कोई ना कोई ग्रह होते हैं, 7 ग्रह हैं। और उन 7 ग्रहों को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार कहें कि 7 चौघरिया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है। तो और इसका विस्तार से हमने YouTube पर पोस्ट किया है, जो यूटिलिटी ऑफ चौघरिया है या चौघरिया की उपयोगिता है। चौघरिया का उपयोग करते समय हम हमेशा ये को ध्यान में रखें कि दिन का जो चौघरिया होता है वह काल बेला, राहु काल और वार बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघरिया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यदि कोई आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं और वह चौघरिया जो उपयुक्त चौघरिया है, वह चौघरिया यदि अशुभता से यदि व्याप्त हो, तो वैसे स्थिति में हम उस चौघरिया को, उस अवधि को त्याग कर देते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। नहीं तो शुभता कम, अशुभता बहुत ज्यादा होती है। अब आज का चौघरिया ही लेते हैं। दिन शनिवार, इसलिए शनिवार का चौघरिया से दिन आरंभ और दिन समाप्ति भी उसी से। किंतु शनि का चौघरिया, मंगल का रोग चौघरिया, बुध का लाभ चौघरिया, ये तीनों काल बेला, राहु काल और वार बेला से ग्रसित है। और रात्रि का बुध का लाभ चौघरिया काल रात्रि से ग्रसित है। इसलिए उनसे संबंधित कार्य को इस चौघरिया में आज नहीं करना चाहिए। तो ये रहे हमारे, या सावधान रहना चाहिए, यानी किसी कार्य को आरंभ करने के पहले सावधान रहें। काल चौघरिया जो काल बेला से ग्रसित है, वह दैनिक वृत्ति से संबंधित रखता है। रोग चौघरिया दुश्मनों को परास्त करने के लिए होता है। दुश्मन का मतलब कोई युद्ध स्थल की बात नहीं है, केवल कोर्ट कचहरी भी है, साथ ही साथ कंपटीशन भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने सर्विस के लिए, अपने जॉब के लिए कंपटीशन देता है, तो कोई ना कोई उसका दुश्मन होता है जिसे वो हराना चाहता है। कंपटीटर को हरा के ही वो विजय होता है। तो ये भी रोग चौघड़िया के अंदर है। उद्वेग चौघड़िया सूर्य से संबंधित रखता है, जो सूर्य के संबंधित है। चर चौघड़िया शुक्र से संबंधित है। लाभ चौघड़िया विद्या से है। अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त। आज का अमृत चौघड़िया सही समय पर है। उत्सुक चौघड़िया जो बृहस्पति से संबंध रखते हैं, वह भी अशुभता से व्याप्त नहीं है। उद्वेग और चर चौघड़िया भी अशुभता से व्याप्त नहीं है। तो उनका उपयोग करें और लाभान्वित हों, खुद लाभान्वित हों। साझा करें पोस्ट को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, ताकि वे भी अपने जीवन में शुभता को लाए नहीं, कायम रख सकें, ताकि उनके जीवन में शुभ ही शुभ हो।
तो ये प्रस्तुति यहाँ पर हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आपको पांचवें भाग में ले चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम अपने पिछले वीडियो में बताए हैं कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक एकल अंक का प्रयोग किया जाता है, और जन्म तिथि का से परिवर्तित अंक जो मूल अंक होता है जन्म तिथि का योग, और भाग्यांक होता है जन्म तिथि माह वर्ष का जो, वह महत्वपूर्ण हुआ करता है। और उसी के इर्द गिर्द हमारे सारे कर्म होते हैं। यह हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होता है। शून्य को अंक ज्योतिष में नहीं गणना में लिया जाता है, क्योंकि वह अनंत को दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ यदि कोई अंक हमारे पास शब्द हैं या शब्दों के समूह हैं, तो उनका जो अक्षरों का अंकीय वैल्यू होता है, मूल्य होता है, उसका उससे परिवर्तित कर उस शब्द को हम अंकीय जो शब्द का अंकीय मूल्य होता है वह निकालते हैं, और उस अंक में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को योग कर तब हम मिलान करते हैं कि वह जन्म पत्रिका के चंद्रमा के अनुसार जो जन्म तिथि है उसका मूलांक और भाग्यांक के अनुसार कैसा संबंध है, और तब विवेचना कर हम प्रतिफल करते हैं। ज्यादा अंकों का समूह आया, मोबाइल नंबर क्रम संख्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, बैंक का अकाउंट नंबर हो सकता है, मकान संख्या हो सकता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर, ताकि 1 से 9 अंक के मध्य ही वह अंक बना रहे, और तब हम फलित देखते हैं। और फलित जब भी देखते हैं तो हम मूलांक भाग्यांक से उसका संबंध देखते हैं। आज के दिन का योग देखें तो तिथि 3/5/2025 है। 3 जो है उसकी तिथि का योग है, और वर्ष तिथि वर्ष और माह का योग 8 होता है। 8 शनि से संबंध रखते हैं। स्वाभाविक है 8 का फल जो है, शनि का फल धैर्य खोजता है, धीमा होता है, क्योंकि शनि की चाल काफी धीमी होती है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ अंकीय मूल्य ऐसे हैं, यहाँ यह बताते चले कि हर अंक 1 से 9 तक ये अलग अलग शासक ग्रह हैं, और वास्तु में उनकी अलग अलग दिशा है। तो जो अंक आपके जन्म पत्रिका में, या ये कहें अंक जन्म अंक ज्योतिष के अनुसार आपके जन्म तिथि में जो अंक मिसिंग है, वह एरिया आपका अनबैलेंस होगा। वास्तु में यदि कोई अधिक है तो वह एरिया आपको रोक देगा, अधिक जो है उसका एनर्जी आपको मिल रही होगी। इसे इसी की विवेचना करते हैं। तो आज 8 मूल हमारा भाग्यांक है। 8 का विभिन्न अंकों मूलांक वालों से कैसा संबंध है, चलिए देखते हैं। 1-10-19-28 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 1 होता है। सूर्य जिनके स्वामी बनते हैं, सूर्य और शनि पिता पुत्र ही हैं, लेकिन आपस में वैमनस्य से रहता है, इसलिए 1-8 का संबंध अति कटुता का है, और इसलिए 0 स्टार मिल रहा है, 0% है, सक्सेस रेट भी है, स्ट्रगल रह सकता है, स्ट्रेस फेस कर सकते हैं। 2-11-20-29 को जन्मे जातक 2 मूलांक होता है, और चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। 2-8 का कॉम्बिनेशन भी अति शत्रुता का है, कंपेटेबिलिटी कम है, 1 स्टार जरूर मिल रहा है, लेकिन स्ट्रगल हो सकता है और बीमारी हो सकती है। 3 मूलांक वाले 3-12-21-30 इनका जन्म तिथि है। 3 इनका मूलांक बनता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं। 3 और 8 का संबंध फिर अति शत्रुता का है, इसलिए सावधानी जरूरत है। 2 स्टार जरूर मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि यह जातक 3 मूलांक वाला लॉयर से संबंध रखता है, सेल्स मार्केटिंग से संबंध रखता है, इंश्योरेंस सेक्टर से रखता है, या प्रिंटिंग प्रेस से रखता है, तो उसके लिए शुभदायक हो सकता है। तो सफलता का दर जो है उसमें बढ़ सकता है। 4 मूलांक वाले 4-12-13-22-31 को जन्म है।
4 मूलांक होता है, राहु देव इनके स्वामी होते हैं। और सावधानी जरूरी है क्योंकि राहु 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अति शत्रुता का है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन यदि कानून संबंधी से ये इनका संबंध है या आर्मी से संबंध है तो सफलता मिल सकती है। 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक बुध इनके स्वामी बनते हैं। 5 मूलांक होता है। 5 और 8 आपस में तटस्थ होते हैं, इसलिए 3 स्टार मिल रहा है। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और प्रॉपर्टी से संबंध यदि जातक रखते हैं, उससे संबंध, जो कि बुध देव मध्यम अंक है, बैलेंस अंक है, 1 से 9 के बीच का इसलिए प्रॉपर्टी से यदि संबंध रखते हैं, जमीन जायदाद से संबंध रखते हैं, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 6, 15, 24 तारीख जिनका जन्म है, 6 मूलांक होता है इनका, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 6 और 8 का संबंध मित्रता का नहीं, तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर है। और कानून के लिए, यदि कानून जैसे विषयों पर यदि इनका संबंधता है, तो ये इनका सफलता दर और भी बढ़ सकता है। 7, 16, 25 जिनका जन्म है, 7 मूलांक है, केतु देव इनके स्वामी हैं। और तटस्थ है केतु देव। 7 और 8 का संबंध, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि जातक ऑकल्ट, वित्त या बैंकिंग से संबंध रख रहा है, तो इसके लिए सफलता के दर बढ़ सकते हैं। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि है, 8 मूलांक इनका होता है, शनि देव इनके स्वामी बनते हैं। 8 और 8 का संबंध अच्छा नहीं होता है, इसलिए 1 स्टार मिल रहा है। 10% सफलता का दर होने की संभावना है। स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन अगर कानून से संबंध है इनका, तो सफलता का दर कुछ बढ़ सकता है। 9, 18, 27 जिनका जन्म है, 9 मूलांक, सबसे बड़ा अंक 1 से 9 के बीच, मंगल देव जिनके स्वामी। 9 और 8 का संबंध शत्रुता का है। 8 और 8 का भी संबंध शत्रुता का है आपस में। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। लेकिन यदि जातक आर्मी, पुलिस या कानून से संबंध रखता है, तो सफलता के दर कुछ बढ़ सकते हैं। तो ये रहे हमारे अंतिम प्रस्तुति। और हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपके लिए उपयोगी होगा। केवल आपके लिए ही नहीं, आपके मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, क्योंकि आप उनके जीवन में भी शुभता लाना चाहते हैं और इसलिए शेयर, साझा, पोस्ट कर रहे होंगे। साथ ही साथ उनसे भी समय समय पर इस पर विचार विमर्श करें, उससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपकी उपयोगिता, जीवन में शुभता ज्यादा आ सकती है और इस प्रस्तुति की उपयोगिता और बढ़ सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, यदि आप हमारे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो YouTube को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में शुभता ही शुभता रहे, अशुभता नगण्य हो। और अंत में आपका सुझाव हमारी प्रस्तुति को निखारता है, त्रुटि रहित करता है, साथ ही साथ इसे अधिक उपयोगी बनाता है। इसलिए आपके सुझाव के हेतु हमारी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज तक के लिए। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।